हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हमारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री है, और उसमें जो आज का टॉपिक है वो है कौन सा, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि कोलाइड्स क्या होते हैं, वही कैसे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है ना। और इससे पहले हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। एग्जांपल के साथ हमने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियोस में। और बताया गया कि कोलाइड्स होते क्या हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। ठीक है, कैसे कैसे टाइप के फिजिकल स्टेट के हिसाब से उनके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के हिसाब से कौन कौन से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं नेचर में। ठीक है ना, कोलाइड्स के। और आज जो पढ़ने वाले हैं, जो आप आज का टॉपिक है वो है हमारा बेस्ड ऑन नेचर। हमने पढ़ना है क्या, हमने पढ़ने हैं कोलाइड्स ही पढ़ने हैं। बस वो किस पे बेस्ड हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा इंटरेक्शन होता है, अच्छा इंटरेक्शन होता है या बेकार इंटरेक्शन होता है, मगर इंटरेक्शन होगा। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, हमारे कोलाइड्स में सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जैसे एक फ्री सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, है ना, तो ये सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ कोलाइड भी एक सॉल्यूशन है, मगर इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है, और डिस्पर्स मीडियम हमारा सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले लायोफिलिक कोलाइड्स, सिंपल। फिलिक का मतलब होता है लव। फिलिक का मतलब क्या होता है, लव होता है। ठीक है, तो कहता है कि यहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। मतलब इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जब हम क्या करते हैं, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज को आपस में मिलाते हैं, दोनों कोलाइड्स को क्या मिलता है, आपस में मिलाते हैं, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है ये बहुत ही अच्छा बनता है, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बीच में देखने को मिलता है। तो ऐसे कोलाइड्स को बोला जाता है लायोफिलिक कोलाइड्स, जिसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में एक अच्छा सा इंटरेक्शन होता है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन। ठीक है, तो इस एग्जांपल आप जैसे जेलीज हो गई, हमारे जिलेटिन हो गए। ठीक है, तो देखो एग्जांपल ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज, colloidal solution in which the disperse phase has a great affinity for dispersion medium। great affinity का मतलब वही है कि ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में, मीडियम और फेज के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, वो आसानी से क्या कर लेते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्स इंट्रिंसिक कोलाइड्स, इनको इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी बोला जाता है। Such substances have tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium। मतलब जो इनको ऐसी सॉल्यूशन को, ऐसी सब्सटेंस क्या करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से। ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम में जब इनको मिलाया जाता है, इसको डिस्पर्स्ड फेस को, तो ऐसे कोलाइड्स क्या होते हैं, लायोफिलिक। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या होता है कि जब सॉलिड और सॉल्वेंट को हम मिलाते हैं तो अच्छे से इंटरेक्शन के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे कोलाइड से ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये वाला, इफ डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक और इमल्सॉइड्स। अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो, और उसमें आप कुछ अदर डिस्पर्स फेज मिला रहे हो, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। मतलब अब डिस्पर्जन मीडियम जो है हमारा, अगर वाटर है, ठीक है, वाटर क्या है हमारा, अगर डिस्पर्जन मीडियम है, तब जो हमारा इंट्रैक्शन होगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। लायोफिलिक का बोलेंगे जब हमारे दोनों क्या होंगे, जब दोनों में से दोनों क्या होंगे, वाटर नहीं होंगे, डिस्पर्स मीडियम भी नहीं होगा वाटर, और डिस्पर्स फेज भी वाटर नहीं होगा, तो और उनके बीच में इंट्रैक्शन अच्छा होगा तो लायोफिलिक कोलाइड्स बोलेंगे। मगर जब वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम आ जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक जनरली सेल्फ स्टेबलाइज, क्या होते हैं, सेल्फ एक स्टेबल कोलाइड से बनाते हैं, मतलब ये टूटते नहीं है आसानी से। ठीक है, जैसे आपने मिलाया दोनों का, ये बात थोड़ी देर में अलग हो गया, ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ी बहुत अच्छे से स्टेबलाइज रहती है। ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर एंड आर हैवीली हाइड्रेटेड। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, आप इनको दोबारा से सेपरेट आसानी से कर सकते हो। एग्जाम्पल है आपके पास स्टार्च, जिलेटिन, रबर, प्रोटीन, ये सारे क्या है हमारे हाइड्रोफिलिक लायोफिलिक कोलाइड्स हैं। ठीक है, अगर ये वाटर में होंगे तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड में बोला जाता है। दूसरा आता है लायोफोबिक। लायोफोबिक माने, फोबिक माने होता है हीट। ठीक है, फोबिक माने क्या होता है, हीट।
तो ये सिंपल है। जब हमारे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडिया के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं होगा, और ये जनरली हल्का फुल्का सा लूज इंटरेक्शन की वजह से क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे मगर इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, लूज इंटरेक्शन है, ठीक है, तो हमारा क्या है, ये लायोफोबिक कोलाइड्स इनको बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कोलाइड्स हमारे एक्सटेंसिव कोलाइड्स इनको बोला जाता है, in which the dispersed phase has no affinity to the dispersed medium, मतलब दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या इसे एक्सटेंसिक कोलाइड्स भी बोला जाता है, सॉरी एक्सटेंसिक कोलाइड्स भी बोला जाता है। Such substances have no tendency to pass into colloidal solution when brought in contact with dispersion medium। इसका अपोजिट है, लायोफिलिक अपोजिट है। लायोफोबिक कोलाइड्स आर रिलेटिवली अनस्टेबल। ये होते हैं अनस्टेबल, अपना आप ही हो गए है ना, क्योंकि क्या होता है इनके बीच में इंटरेक्शन ही अच्छा नहीं है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दे आर इरिवर्सिबल, मगर ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं बाय नेचर, एंड आर स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इनको स्टेबल कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, अगर आप इसमें क्या करो, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तब, ठीक है। नहीं तो ये क्या होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा एक टाइप का, इसमें चार्ज आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज हो सकते हैं, ठीक है। कब, जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, वरना ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। दे आर पुअरली हाइड्रेटेड, वाटर भी इनके साथ कोई वाटर, अगर वाटर आप इसमें डालोगे हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, मतलब वाटर के साथ या वाटर हीटिंग होते हैं, ये वाटर का इंटरेक्शन नहीं करते, ठीक है। इफ द डिस्पर्जन मीडियम इन इज वाटर, द लायोफोबिक कोलाइड्स आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक कोलाइड। वही सिंपल बात, अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर है, तो लायोफोबिक को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, ओके एल्यूमिनियम गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर, सॉल्ट्स ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट्स ऑफ मेटल सल्फाइड, ठीक है। तो अगर इनके सॉल्ट्स आपने बनाए, सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स होते हैं जब हमारा डिस्पर्स फेज क्या हो, सॉलिड हो, और जो हमारा डिस्पर्स मीडियम जिसमें आप उसको डाल रहे हो डिस्पर्स फेज को, ठीक है, वो क्या हमारा लिक्विड हो, लिक्विड की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इससे क्या बोला जाता है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोला जाता है सॉल्ट्स, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल देखो यहाँ दिया है, जब क्या करते हैं, गोल्ड के सॉल बनते हैं, मतलब गोल्ड को जब प्योरीफाई किया जाता है तो उसमें ब्रिक आर्क मेथड से गोल्ड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इनको तोड़ा जाता है। तो जब गोल्ड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वाटर का मीडियम होता है, ठीक है, तो वाटर का मीडियम आप देख रहे हो, ये सबसे पहले क्या होता है, रेड कलर का वो दिखने को मिलता है, ठीक है। तो मगर धीरे धीरे क्या होता है, जब गोल्ड के पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं तो वो पर्पल कलर का होता है, फिर साइज में और बड़े होते हैं, फिर ब्लू कलर का हो जाता है, और फाइनली जब वो आपको दिखने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, तो गोल्डन कलर के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे इन कोलाइडल का पार्टिकल का जो साइज है ना बढ़ता जाएगा, तो उनका कलर भी चेंज होने देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये गोल्ड के सोल होते हैं, गोल्ड के सोल मतलब गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब किसी डिस्पर्स मीडियम होते हैं लाइक वाटर में, ठीक है, तो इन्हें सोल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे कोलाइड्स हैं, अब इनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, बेस्ड ऑन द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज में कैसे पार्टिकल हैं, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैनी पार्टिकल्स एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। वो कहता है कि कभी कभी देखा गया, जैसे कि अभी देखा हमने गोल्ड सॉल्ट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो पहले वो रेड कलर का होता है, फिर ब्लू कलर का, फाइनली जब वो आपस में मिलते हैं तो एक गोल्डन कलर का आपको दिखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होते हैं, जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ऐसे जो कोलाइड्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, इन्हें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड जैसे कि हमारे गोल्ड के सॉल्ट, अभी पढ़ा हमने इससे पहले गोल्ड के सॉल्ट, सल्फर के सॉल्ट है ना, पहले वो छोटे छोटे होते हैं मगर साइज में मिलते हैं बड़े हो जाते हैं और गोल्डन कलर का फाइनली देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ठीक है। तो साइज क्या है, 1 से लेकर 1000 है ना, ये कोलाइड्स का साइज होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड का एग्जांपल यहाँ दिए हैं, सिलिकॉन जेल, ये मैक्रोमोलिकुलर होते हैं, बेसल्ट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारे क्या हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स in suitable solvent form solution, but these macro might be in the colloidal range। अगर एक colloidal range में लार्ज होते हैं
मगर इनको कोलाइडल रेंज में होना पड़ेगा, तभी इनको कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है, कोलाइड्स बोला जाएगा। These solutions are called macromolecular colloids and resemble to true solution in many ways. एग्जाम्पल है स्टार्च, प्रोटीन, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल, और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए हैं सिलिकॉन जेल, बेसल, जियोलाइट, है ना, नेचुरल एक्रिक। तो ये क्या है, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो साइज में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्या हमारा एसोसिएटेड मतलब ये ऐसे कोलाइड हैं जो आपस में एसोसिएट होके एक कोलाइड की रेंज वाला पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं आपस में मिलते हैं, एसोसिएट होते हैं, और कोलाइडल रेंज 1 से लेकर 1000 nm का कोलाइडल रेंज होती है, तभी इन्हें कोलाइड्स बोला जाता है। जब पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 से लेकर 1000 nm। तो अगर इनके बीच का जो कोलाइडल छोटे छोटे पार्टिकल क्या बनाते हैं, 1 से लेकर 1000 nm के साइज का पार्टिकल बनाते हैं एक मिलके, तो ऐसे कोलाइड्स को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। और ये जनरली देखा जाता है हमारा सोप्स में बनते हैं हमारे मिसल्स, ठीक है। अब मिसल्स क्या होता है, मिसल क्या होता है, कोलाइड होता है जो एग्रीगेट होके बना है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, देखो सबसे पहले क्या होता है, आपने एक वाटर लिया, देखो इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सोप होता है वो कंटेन करता है हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है, इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ हायर लॉन्ग चेन होती है, और ये जो पार्ट होता है इसके पास एक हेड, ये टेल पार्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है, हेड पार्ट होता है। ये होता है आयनिक पार्ट, मतलब इसमें कोई चार्ज होगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखो ये है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज आयनिक मिसल है, ठीक है। तो ये हेड पार्ट होता है, और ये जो टेल है ये फोबिक पार्ट होता है, मतलब इसका ये इसमें हाइड्रोकार्बन जो वाटर हीटिंग होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाला, ठीक है, जो टेल है, ठीक है, से बने हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले जब आप डिटर्जेंट या सोप को कम अमाउंट में यूज करते हो तो ये क्या होते हैं, सरफेस में ही आपको मिलते हैं, ठीक है। वाटर में डालने पर ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये सोप के पार्टिकल, तो इस तरह से ये कन्वर्ट होते हैं। देखो ये टेल पार्ट है वाटर से दूर होती है क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, ये देखो आपको यहाँ दिख रहा है। और जो आपका आयनिक पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, वो वाटर की तरफ होती है, हेड पार्ट है ना। कब, अभी सरफेस में ही रहती है पहले, क्योंकि ये अमाउंट में क्या है, अभी कम है। मगर जब डिटर्जेंट आप ज़्यादा अमाउंट में डालोगे, सोप आप ज़्यादा अमाउंट में डालोगे, तो क्या होगा, तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी आयंस होंगे, सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट एक तरफ इस सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं, इस तरह से। देखो दिख रहा है आपको, इस तरह से टेल पार्ट सारे मॉलिक्यूल्स का जितने भी आयंस होंगे, सबका जो टेल पार्ट होगा वो इस तरह से आ जाएगा। और जो ये जो आयनिक पार्ट है, ये देखो ये आपका आयनिक पार्ट जो हेड पार्ट है इस सोप के पार्टिकल का, वो वाटर की तरफ हो जाता है। और अंदर की तरफ कौन सा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, वाटर हीटिंग पार्ट है ना, हाइड्रोकार्बन का पार्ट। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाते हैं जिसे आप मिसल कहते हो, ठीक है। तो ये क्या है, और ये जो मिसल का साइज है, अगर किसके भी रेंज के बीच में है, 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच में है ना। 1 nm से लेकर 1 कितना nm होना चाहिए, 1 nm से लेकर 1000 nm के बीच में अगर ये है, तो आप इसे बोलोगे ये क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मिसल फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन क्या करोगे, आप ज्यादा करोगे, देखो यहाँ लिखा भी है, सब सब्सटेंसेस मतलब सोप और डिटर्जेंट जनरली एट हायर कंसंट्रेशन एक्ट एज अ कोलाइड्स। जब हायर कंसंट्रेशन आप यूज करोगे, जब ज्यादा डिटर्जेंट यूज करोगे, तब मिसल फॉर्म होती है। झाग तभी बनेगा भैया, जब ज्यादा डिटर्जेंट डालोगे, कम डालोगे तो कम झाग बनेगा, और जनरली नहीं बनेगा, ठीक है। ड्यू टू, तो कंसंट्रेशन क्या रखना पड़ेगा, हायर कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा अगर आपको इनको एसोसिएट करना है तो। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट, ये एग्रीगेट हो चुके हैं, सारे के सारे क्या हैं, एग्रीगेट हो चुके हैं, ठीक है। फॉर्म आर कॉल्ड मिसल, सच कोलाइड्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स, जैसे कि हमारे मिसल होती है, सोप में देखा जाता है, डिटर्जेंट में देखा जाता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, तो सबसे बड़ी जो डेफिनेशन है वो है आपके पास क्राफ्ट टेम्परेचर, कि क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, ये देखो क्राफ्ट टेम्परेचर, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जैसे हमने कहा 10 डिग्री का टेम्परेचर है, अगर इस 10 डिग्री का टेम्परेचर अगर आप इससे ऊपर टेम्परेचर रखते हो, तभी क्या होगा, हमारा
मिसल फॉर्म होगी। अगर हमारे जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, अगर उसका टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री से अबव है, मान लेते हैं 10 डिग्री इसका कराउट टेम्परेचर है, तो इसका टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री से अबव है, तो इसे बोलेंगे तभी मिसल फॉर्म होगी, वरना 10 डिग्री से नीचे हमारा मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसे बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके अबव मिसल फॉर्म होती है। अब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन क्या होता है, CMC, द कंसंट्रेशन अबव विच मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस, ठीक है। हाँ, तो कहता है कि इसे मिसल क्रिटिकल मिशन कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। वो कंसंट्रेशन जिसमें, जैसे आपने कहा कि हमने 10 ग्राम डिटर्जेंट डाला, ठीक है, और आपके मिसल फॉर्म होने लग गए, इसका मतलब ये जो 10 ग्राम का जो कंसंट्रेशन आपने मिलाया है डिटर्जेंट का, वही इसका क्या है, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है। अगर आप 9 ग्राम मिलाते हो तो मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी, तो 9 ग्राम के कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में हमारे मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी, 10 ग्राम वाले में हो जाएगी, और यही क्या होगा, इसका क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होता है, मतलब वो कंसंट्रेशन जिसमें मिसल फॉर्म होती है, ठीक है, वो गया हमारा CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अगर क्राफ्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो आप बोलोगे वो टेम्परेचर जिसके अबव हमारा क्या होता है, मिसल फॉर्म होती है, वो क्राफ्ट टेम्परेचर हो गया। और CMC क्या हुआ, वो होता है कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन डिटर्जेंट या सूप का या अदर कंपोनेंट का जो मिसल फॉर्म करती है, ठीक है, इतना कंसंट्रेशन मिलाओ कि जिसमें मिसल फॉर्म हो जाए, वही कंसंट्रेशन क्या होगा, हमारा मिसल कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड्स के एग्जांपल है। अब आगे मैकेनिज्म भी दिए, तो देखा जाता है कि जो जो सेम पार्टिकल होते हैं एक जैसे नेचर के, एक जैसे नेचर की, जैसे आपने कहा हमने पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, तो पोलर पोलर के साथ बॉन्डिंग करते हैं, नॉन पोलर के साथ, तो मैकेनिज्म मिसल की भी यही होती है, जो सोप का मैकेनिज्म यही होती है, मिसल फॉर्म होती है। तो जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें, ये डर्ट है, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट जिसे आप बोल सकते हो। तो ऑयल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, वाटर हीटिंग होता है, तो जो सोप होता है उसका ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इस डर्ट के साथ इंटरेक्शन करता है, अच्छे से बॉन्डिंग करता है, और वाटर वाला पार्ट इस आयनिक पार्ट से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। और जब आप कपड़े छालते हो, ज्यादा अमाउंट में वाटर यूज करते हो, तो ये सोप निकल जाता है और डर्ट को खींचते हुए ले जाता है। तो ये इसका क्या है, हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म है कि किस तरह से सोप क्या करता है, काम करता है, ठीक है, मैकेनिज्म सोप। तो ये नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, जो कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी है, ठीक है, तो किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने हैं, वही हमने कॉलिगेटिव सॉल्यूशन में पढ़ा था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतनी वो उसकी प्रॉपर्टी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अब कोलाइड्स की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जनरली ट्रू सॉल्यूशन से कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में छोटे पार्टिकल होते हैं और वो अमाउंट में ज्यादा होते हैं, और कोलाइड्स में क्या होते हैं, पार्टिकल ज्यादा साइज में ज्यादा होते हैं देन ट्रू सॉल्यूशन। कंपेयर किया जाए ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल से, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की पार्टिकल साइज में ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अमाउंट होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें क्या होंगे, कम होंगे देन ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं क्योंकि साइज में कम होते हैं, कोलाइड्स में साइज में ज्यादा होने की वजह से ये नंबर में कम होते हैं। अब जब वो नंबर में कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो देखी जाती है कौन कौन सी, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो ये जितनी वैल्यू आएगी कॉलिगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन की, ठीक है, तो जिसकी भी एस्मोटिक प्रेशर ले लो या लोअरिंग वेपर प्रेशर ले लो, फ्रीजिंग पॉइंट ले लो या बॉइलिंग पॉइंट ले लो, ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो वैल्यू आएगी इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो ट्रू सॉल्यूशन से कम होने वाली है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल में कोलाइडल सॉल्यूशन कम होते हैं, ठीक है, अगर आप सेम कंसंट्रेशन दोनों का ले रहे हो तो। देखो, सेम ऑर्डर एज कंपेयर टू वैल्यू शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन, स्मॉल ऑर्डर, ठीक है। देन पढ़ लो फिर से, द पार्टिकल इन कोलाइड्स आर बिगर एग्रीगेट देन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं स्मॉल होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज में लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं कोलाइडल के कोलाइड सॉल्यूशन के होते हैं कम होते हैं देन ट्रू सॉल्यूशन से, है ना, साइज की वजह से। जब आप क्या करोगे, सेम कंसंट्रेशन अगर इनका ले रहे हो तो, ठीक है, तो ये सिंपल है, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के ज्यादा होंगे, ठीक है, और कोलाइडल के कम होंगे, जिसकी वजह से जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल की जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आती है वो ट्रू सॉल्यूशन से कम आएगी, ठीक है।
ये आपका एक सिंपल। नेक्स्ट आपके पास टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा है। जनरली स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम बाय पार्टिकल्स, ठीक है। जब पार्टिकल्स क्या करते हैं हमारे कोलाइडल रेंज के होते हैं, और ये जनरली कोलाइडल और सस्पेंशन वाले जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें देखा जाता है हमारा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो जब क्या होती है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, ये जब लाइट इसमें आप पास कराते हैं सॉल्यूशन से, तो ये लाइट को क्या करते हैं, ये पार्टिकल स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं जब सब चारों तरफ, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, हमने यहाँ एक जगह ट्रू सॉल्यूशन लिया, एक जगह कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, यहाँ से हमने फ्लैश लाइट जलाई, मगर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या कर सके, इस जो वेवलेंथ वाली लाइट थी इसको क्या कर सके, स्कैटर नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। मगर कोलाइडल रेंज जो अगर इसकी वेवलेंथ इसके कंपैरिजन में है, किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में है, के पार्टिकल के कंपैरिजन में, तभी वो क्या करेंगे, स्कैटरिंग करेंगे। और ये जनरली देखा गया है कि स्कैटरिंग अब देखी गई है, तो स्कैटरिंग करते हैं ये चारों तरफ क्या करते हैं, इस बीकर को, लाइट को फैला देते हैं, ठीक है। तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल ने देखा था ये सबसे पहले, तो इसे बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। दूसरा एग्जाम नेचर में आप ले सकते हो, जैसे कि हम किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान खिड़की से, विंडो से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो ये क्या बना रहा है हमारा, ये भी क्या है, एक टिंडल इफेक्ट है, क्योंकि रूम में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया। अब टिंडल ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो डायमीटर ऑफ, मतलब वो कहता है कि जो टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा, कब ऑब्जर्व होगा, जब हमारा जो डिस्पर्स पार्टिकल्स जो हैं इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है अगर वो इससे स्मॉल हो गए, ठीक है, किससे, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम यूज कर रहे हैं और पार्ट जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से कम है, तो वो लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वही लाइट यूज करनी है, स्कैटर वही लाइट होगी जो क्या कहोगे, कोलाइडल पार्टिकल की जो साइज होगा उनके कंपैरिजन में होंगे, ठीक है। तभी क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को मिलेगी। और दूसरा देखा जाता है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का दूसरा रीजन ये है, ठीक है, जो आप उस टिंडल इफेक्ट का जो दूसरा रीजन ये है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, दोनों के दोनों एक लार्ज डिफरेंस होता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस का, जिसकी वजह से आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इफेक्ट वाज यूज्ड टू मेक एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स, ठीक है। तो ये इफेक्ट यूज किया, हेल्प करता है आपके बनाने में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने में, और डिफरेंशिएट करने में एक ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। अगर आपको पता करना है कि ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप उसमें टॉर्च मार के देखो, जिस सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर होगी, फैलेगी, वही क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, जिसमें कुछ नहीं होगा वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट भी करता है ये इफेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा कलर। अब कलर क्या होता है, कलर, यही बात गोल्ड सॉल्व में जैसा होता है, ठीक है। जो लाइट को वो स्कैटर कर पाएगा, तभी अगर वो लाइट को स्कैटर कर पाएगा, तभी जिस वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेगा, है ना, वो कोलाइडल पार्टिकल, वही कलर वो आपको दिखाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर। कौन सी लाइट की कौन सी आपको पता है कि हमारे पास लाइट में डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे कि आपने कहा विवग्योर, है ना, वॉयलेट, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, तो सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल हैं वो कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर रहा है, और वही कलर आपको दिखेगा। अगर उसने रेड कलर की लाइट को स्कैटर किया है, तो उसने वही आपको रेड कलर दिखने वाला है। देखो, जैसे कि हम देखते हैं किसमें, हम देखते हैं गोल्ड सॉल में, जब गोल्ड सॉल छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि वो साइज में क्या है, छोटे हैं, तो कम ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को क्या कर सकते हैं, रेड कलर का दिखता है, क्योंकि वो रेड कलर की वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। फिर वो साइज में थोड़े से बड़े होंगे, फिर वो पर्पल कलर की लाइट को करेंगे, स्कैटर करेंगे, तो पर्पल कलर का दिखेंगे। फिर ब्लू कलर का कब दिखेंगे, जब वो साइज में थोड़ा सा बड़े होंगे, तो ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। फिर वो फाइनली आपको गोल्ड दिखता है, जो साइज में लार्ज हो जाते हैं, तो गोल्डन कलर की, येलो कलर की लाइट को जनरली स्कैटर कर रहे हैं इस टाइम पे, इसका मतलब वो क्या है, गोल्डन कलर का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फाइनेस्ट गोल्ड सॉल इज रेड, ठीक है, फाइनेस्ट जो गोल्ड सॉल होता है वो रेड होता है, ठीक है। और जो हमको दिखता है, जो गोल्ड को दिखता है, वो गोल्डन कलर का दिखता है, ठीक है। फाइनली गोल्ड होता है जब सही साइज का। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी ब्राउनियन मूवमेंट। देखा गया, ब्राउन थे, डॉक्टर ब्राउन थे, उन्होंने क्या किया, देखा
कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो एक सिस्टम में एक जिगजैग मोशन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मतलब इधर से उधर जाते हैं, एक जिगजैग मोशन में जाते हैं। ठीक है, ये किसने देखा, हमारे ब्राउन ने देखा, डॉक्टर ब्राउन ने देखा कि इनका मूवमेंट जो होता है कोलाइडल पार्टिकल का जिगजैग मोशन में होता है, कि स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं होता, अल्टरनेट डायरेक्शन में होता, मगर एक जिगजैग मोशन या फिर रैंडम मोशन में होता है, जिगजैग मोशन जनरेट बोलते हैं। तो यही हमारा ब्राउनियन मूवमेंट था, क्योंकि ब्राउन ने इसे सबसे पहले देखा था। ठीक, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑल ओवर ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब इनको माइक्रोस्कोप में रखा गया कोलाइडल सॉल्स को और स्कैटर की गई लाइट, तो देखा गया कि जो कोलाइडल पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा हो रहा है, जिगजैग मोशन में है। ठीक है, देखो यहाँ से वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस तरह से जिगजैग मोशन। ठीक है, एज द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल, दीज पार्टिकल एग्जीक्यूट सीरीज, और यही मोशन, इनके मोशन की वजह, इनकी जिगजैग मोशन की वजह से ही लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा स्कैटर मोशन करेंगे उतने, क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन करेंगे उतनी ज्यादा लाइट क्या होगी, स्कैटर होगी। और टिंडल इफेक्ट इसी की वजह से देखा जाता है, किसने, इसकी वजह से होता है, किसने बताया था आपको, ब्राउनियन ने बताया था। ठीक है, तो ये है हमारा आज की प्रॉपर्टी। कल पढ़ेंगे हम आपके पास चार्ज ऑन कोलाइड्स, कोगुलेशंस, ठीक है, कैसे होता है कोगुलेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आज का, इसको अच्छे से ध्यान से देखना, अपनी बुक भी देखना। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू।